Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine, enjoying your life. So friends, welcome back to your own YouTube channel MBA Shivani. And last time, let me recall what we had discussed. I think we had discussed the principles of management, significance and the meaning of it. And in today's video, we're gonna talk about principles by Henry Fayol. We'll see 14th principle in just one video. So I'm requesting you, please friends, watch this video till the end and you will be going to learn something meaningful, something valuable out of it. आज के आज में ये देख लो आप 14th principle बिल्कुल clear cut हो जाएंगे and you will not gonna face single problem related to this Henry Fayol 14th principle. So let's just talk about this. Let's get started. पहले हम देखते हैं हेनरी फ्योल थे कौन थे, अपने आप में वो कौन थे. सो हेनरी फ्योल इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी. फादर किसके थे? मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी. एमएमटी के फादर थे. सिंपल लर्न करना है, एमएमटी के फादर थे ये मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के. ही गेव अ न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट. उन्होंने अपना ही एक नया वे दिया अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट को समझने के लिए. ही बिलीव दैट द सेम बेसिक रूल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी यूज्ड एट ऑल लेवल्स इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने कहा जो बेसिक रूल्स मैनेजमेंट के हैं वो हर जगह, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट में यूज़ करे जा सकते हैं. His main aim was to make managers work more effectively and efficiently. इनका जो मेन मोटो था, मेन इंटेंशन था, वो क्या था कि मैनेजर्स जो कैसे काम करें effectively and efficiently. मैंने कहा था ये दोनों वर्ड तो पैरेलली चलेंगे ही चलेंगे मैनेजमेंट में. कुछ नहीं भी आ रहा है पेपर में तो ये दो वर्ड्स लिख के आ जाओ कि want to achieve organizational goals effectively and efficiently and make managers work more effectively and efficiently. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. अब देखो आगे. इवन टुडे मैनी ऑर्गेनाइजेशंस यूज फेयॉल्स आइडिया टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज देयर वर्क स्मूथली. अभी भी ऐसे जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फेयोल के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो प्लान कर पाएँ, ऑर्गेनाइज कर पाएँ और उनका वर्क है वो स्मूथली डन हो पाए. फर्स्ट ऑफ ऑल हेनरी फेयोल कौन थे? एमएमटी के फादर थे. एमएमटी मीन्स मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के फादर थे. उनका मानना था कि कुछ जो बेसिक रूल्स हैं मैनेजमेंट के वो सब जगह सारे ऑर्गेनाइजेशन पे फॉलो हो. उनका मेन एम क्या था कि मैनेजर्स को मोर इफेक्टिवली, मतलब मोर मेक मैनेजर्स मोर वर्क इफेक्टिवली एंड वर्क मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. मैनेजर्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क करने के लिए वो किया जाए, कहते हैं ना, मोटिवेट किया जाए, फोकस किया जाए. नाउ द 14th प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. हेनरी फेयोल गेव 14th प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. फेयोल मतलब देखो 14th एफ से स्टार्ट होता है, फ्योल के भी 14th प्रिंसिपल है. फ्योल वर्ड भी एफ से स्टार्ट हो रहा है. वही होता है ना, किसी को कंफ्यूजन होता है कि फ्योल के 14th है कि टेलर के 14 है. तो फ्योल, हेनरी फ्योल, एफ वर्ड आ रहा है तो इससे रिमाइंड रखना 14 में भी एफ वर्ड आता है. तो फ्योल ने 14 दिए थे, ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स दिए. Now, Henry Fayol gave 14 principles of management to help managers run an organization in a better and more organized way. इसने principles दिए, इन्होंने principles दिए ताकि managers को help हो कि वो अपने organization को एक better way में continue कर पाएँ. These principles explains how to improve efficiency and maintain discipline and achieve the goals of the organizations. The 14 principles are explained below. आप देखते फटाफट से 14 principle क्या है. वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे फ्रेंड्स. प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. ये इमेज है, इसमें 14 की 14 प्रिंसिपल मेंशन्ड है बट हम वन बाय वन कवर करेंगे. फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन वर्ड से ही पता चल रहा है, डिवाइड कर दो किसको? वर्क को. अब देखते हैं इसमें है क्या बेसिकली. Division of work, according to Henry Fayol, work should be divided among employees based on their skills and abilities. When each person does the same type of work regularly, they become more skilled and experienced in that work. Fayol believed that dividing work among different workers increases productivity, efficiency and accuracy and speed. Instead of one person doing all the tasks, each employee performs a specific jobs. This helps them complete the work faster and with fewer mistakes. हेनरी फेयोल का बेसिकली फंडा ये था, उन्होंने बोला कि डिवीजन कर दो वर्क का, वर्क एम्प्लॉयज़ को दे दो उनकी स्किल्स और उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, और हर इंसान जो हर पर्सन है वो सेम स्किल और एबिलिटी के अकॉर्डिंग एक ही सेम काम को रेगुलरली करेगा, डेली करेगा, तो कैसा बन जाएगा? मोर स्किल्ड बन जाएगा, एक्सपीरियंस्ड बन जाएगा. अब जैसे हम डेली पढ़ाई करेंगे तो हम आगे जाके अच्छे नंबर स्कोर करेंगे, ये डैम श्योर है, ठीक है. उनका मानना था, फेयोल का मानना था कि हर जो
टास्क को अगर डिवाइड कर देंगे और एम्प्लॉयज़ को उनकी एबिलिटीज स्किल्स के अकॉर्डिंग दे देंगे तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और स्पीड बढ़ जाएगी। वो चाहते थे कि एक पर्सन सारे टास्क करे, इसकी बजाय सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेम एबिलिटीज़ वालों को उनको एक स्पेसिफिक जॉब दी जाए, जिससे क्या होगा, काम जल्दी होगा और कम मिस्टेक्स के साथ पूरा होगा। दिस प्रिंसिपल इज़ यूजफुल फॉर बोथ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये मैनेजर सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं था, ये सारे मैनेजर्स के लिए भी था, इवन एट ऑल लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि वर्क का डिविजन बेसिकली स्किल और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो बच्चों, इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वन वर्कर फिट्स द इंजन, अनदर पेंट्स द कार एंड अनदर चेक्स द क्वालिटी। सिंस ईच वर्कर परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क द वर्क इज कंप्लीटेड क्विकली एंड एफिशिएंटली। अगर अलग अलग वर्कर काम करेंगे और जिसमें उनकी एबिलिटी है तो वर्क कैसे कंप्लीट होगा, क्विकली कंप्लीट होगा और एफिशिएंटली कंप्लीट होगा। आई होप आपको ये वाला प्रिंसिपल एकदम समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाम से पता चल रहा है अथॉरिटी मतलब पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हम अकाउंटेबल है, किसी चीज़ के लिए हमारा दायित्व है। देखते हैं क्या है इस प्रिंसिपल में। मीनिंग अथॉरिटी मीन्स द राइट टू गिव ऑर्डर्स and make decisions, while responsibility means accountable for the work done. Both should go hand in hand, both should go together. मतलब फ्योल का बेसिकली मानना था कि जिसके पास आपने अथॉरिटी दी है उसके पास कुछ अधिकार भी होने चाहिए, और जिसके पास अधिकार है उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए। ये साथ में ही चलने चाहिए पैरेलली। एग्जाम्पल देखो, अ सेल्स मैनेजर कैन असाइन टारगेट टू द सेल्स टीम। अथॉरिटी है उसके पास कि वो असाइन कर रहा है, अगर लेकिन एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इफ द टीम फेल्स टू अचीव दैम। और उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा अगर टीम टारगेट नहीं अचीव कर पाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सेम सेल्स मैनेजर की होगी। इसलिए जिसकी अथॉरिटी है उसका कर्तव्य भी है। ये दोनों चीज़ें पैरेलली हाथ में साथ में चलनी चाहिए। बेसिकली ये है इसका बेसिकली मीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का। होता है ना, किसी को अगर जिम्मेदारी दी है तो फैसले लेने का भी राइट दो, और फैसले लेने का किसी का राइट है तो उसको जिम्मेदारी भी दो। नाउ क्विकली लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज डिसिप्लिन। नाम से ही वर्ड समझ में आ रहा है, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में होना ही चाहिए। नाउ लेट अस सी। डिसिप्लिन मीन्स एम्प्लॉयज शुड फॉलो द रूल्स, रेगुलेशन, कंपनी पॉलिसीज एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. It creates a positive work environment and helps the organization achieve its goals smoothly. Good discipline leads to better performance, cooperation and respect between employees and management. अब देखो, डिसिप्लिन ज़रूरी है कि कंपनी को मतलब जो एम्प्लॉय है उनको मस्ट फॉलो करना चाहिए, रूल्स, कंपनी की पॉलिसीज, इंस्ट्रक्शन, सब कुछ, ताकि कैसा एक एनवायरनमेंट हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो और ऑर्गेनाइजेशन के गोल स्मूथली अचीव हो पाए। क्योंकि गुड जो डिसिप्लिन, अच्छा डिसिप्लिन होता है वो परफॉर्मेंस को, बेटर परफॉर्मेंस, कोऑपरेशन को, रिस्पेक्ट, इस चीज़ को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ना कि सिर्फ एम्प्लॉय लेवल पे बल्कि मैनेजमेंट लेवल पे, दोनों के बीच में डिसिप्लिन या पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। जैसे स्कूल में जाते हैं हमें एक फिक्स्ड डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, सेम ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज रिपोर्ट टू वर्क ऑन टाइम, कंप्लीट देयर टास्क ऑनेस्टली एंड फॉलो द कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट। कंपनी में एम्प्लॉयज़ को टाइम पे आना, ऐसे नहीं कि कभी भी उठाया मुंह और चल के आ गए और टास्क कंप्लीट भी नहीं हो रहा तो भी जा रहे हैं, कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, मन में आ रहा है, नहीं कर रहे हैं तो बाहर में जाए काम, बैठे हैं मस्त, इधर उधर हो रहा है, बातचीत हो रही है लेकिन काम नहीं हो रहा, और कोड ऑफ कंडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं बचा। ऐसा नहीं है, फेल का मानना था, वो चाहते थे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक कोड ऑफ कंडक्ट डिसिप्लिन वे में काम करे। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड मतलब एक, अब देखते हैं इसको वैसे समझ में आ रहा है कि कमांड एक ही इंसान से मिली चाहिए। ऐसे नहीं एक इंसान काम करने वाला, उसके ऊपर 1000 बॉस आके बैठ गए, उसको पता ही नहीं कि उसको किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है या किसको उसको रिस्पॉन्स करना है। देखो इसका मीनिंग, अकॉर्डिंग टू दिस डिसिप्लिन एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम only one superior. If an employee receives instruction from more than one manager, it may create confusion, conflict and misunderstanding. Therefore, one employee should have only one boss. मतलब ये कह रहे हैं कि होना चाहिए ऐसा कि एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। जैसे होता है ना टीम लीडर, एक ही तो टीम लीडर होता है, ऐसे एक टीम का ऐसे तो नहीं 15-16 टीम लीडर बना दिए और वो उन लोगों को पता ही नहीं है जो टीम के अंडर में कि किसको रिस्पॉन्सिबल, हमको किसकी, हम मतलब किसको हमको रिस्पॉन्स करना है, किसके प्रति हम अकाउंटेबल हैं, है ना, लाइबल
लाइबिलिटी है हमारी। तो जब पता ही नहीं होगा तो कन्फ्यूजन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि वो बॉस अलग कुछ बोल रहा है, वो बॉस अलग कुछ बोल रहा है, उसकी डेडलाइन कुछ अलग थी, उसकी डेडलाइन कुछ अलग है। तो ये ना हो, इसलिए फ्योल चाहते थे कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। एक बॉस और उसके जो अंडर में है वो लोगों को एक ही बॉस होना चाहिए, मतलब उन लोगों के अंडर, मतलब ऊपर, मतलब एक एम्प्लॉय को जो ऑर्डर देने वाला पर्सन वन होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, अ सेल्स एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स ओनली टू द सेल्स मैनेजर इफ बोथ द सेल्स मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर गिव डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, द एम्प्लॉय मे बिकम कंफ्यूज। अब अगर सेल्स जो एग्जीक्यूटिव है उसको, वो सिर्फ सेल्स मैनेजर को ही तो रिपोर्ट करेगा। अगर वो सपोज करो मार्केटिंग मैनेजर को भी रिपोर्ट कर रहा है और सेल्स मैनेजर को भी रिपोर्ट कर रहा है, तो दोनों के इंस्ट्रक्शन में कुछ तो डिफरेंट आएगा ना, कुछ तो डिफरेंस होंगे ना दोनों के इंस्ट्रक्शन। इससे वो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो सकता है, चांसेस आर हायर। इसलिए क्या फ्योल का मानना था यूनिटी ऑफ कमांड होनी ही चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फर्स्ट इसका मीनिंग देखते हैं। ऑल एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन द सेम एक्टिविटी शुड फॉलो वन प्लान एंड वन ऑब्जेक्टिव। दिस एंश्योर दैट एवरीवन वर्क्स इन द सेम डायरेक्शन एंड हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट गोल्स मोर इफेक्टिव। इसका मतलब ये कि हर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही गोल के अकॉर्डिंग काम करने चाहिए। ऐसे नहीं कि उनके प्लान डिफरेंट है, ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट है, पता ही नहीं है, एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई अपना ही चला रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्योल का मानना था कि हर एम्प्लॉय को एक ही सेम डायरेक्शन में चलना चाहिए, पूरी टीम का लक्ष्य एक ही होना चाहिए और वो एक ही दिशा में काम करने चाहिए, जिससे क्या होगा, गोल मोर इफेक्टिवली अचीव हो पाएगा, एफिशिएंटली, मोर इफेक्टिवली। एग्जांपल देखो, ऑल मेंबर्स ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर अंडर वन मार्केटिंग प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्ट सेल। क्योंकि अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो वो एक प्लान, मार्केटिंग प्लान होगा, उसी के अकॉर्डिंग काम करने चाहिए ताकि सेल्स इंक्रीज हो जाए, प्रोडक्ट सेल इंक्रीज हो। ना कि ये कि अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चल रही है, कोई अपनी फॉलो कर रहा है, कोई अपनी फॉलो कर रहा है और एट द एंड पता चल रहा है कि कुछ भी नहीं वर्कआउट हुआ, बिकॉज कोई डायरेक्शन ही नहीं था उनके पास। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसका मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट, द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑलवेज बी मोर इंपॉर्टेंट देन द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो एम्प्लॉय के पर्सनल इंटरेस्ट से हमेशा अबव होना चाहिए, हमेशा ऊपर होना चाहिए। मतलब एम्प्लॉय को अपने फायदे से पहले कंपनी का फायदा हमेशा ऊपर सोचना चाहिए। एम्प्लॉय शुड वर्क फॉर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय को वर्क करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू देयर ओन पर्सनल बेनिफिट्स। उनके अपने पर्सनल बेनिफिट्स को साइड में रख के एम्प्लॉय को किसके बारे में सोचना चाहिए कि कंपनी में, क्योंकि हम कंपनी में काम करें तो उसके गोल्स को अचीव करना है हमारा। एट द एंड प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हमें कंपनी के गोल अचीव करने हैं। चाहे थोड़ी सी थकान हो रही हो, चाहे थोड़ा सा कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा हो, लेकिन हमें पता है कि ये डेडलाइन हमें अचीव करनी है तो करनी ही है। एग्जाम्पल देखो, एन एम्प्लॉय स्टेज अ लिटिल लॉन्गर टू कंप्लीट एन इंपॉर्टेंट क्लाइंट प्रोजेक्ट बिकॉज इट बेनिफिट्स द कंपनी इवन दो दे हैड पर्सनल प्लान्स। अब कुछ एम्प्लॉयज कभी कभी सोचते हैं हमारा वर्कलोड बढ़ रहा है, हमारे तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा, माना वो चीज़ ठीक है, लेकिन आजकल तो कंपनीज ने कितने सारे बेनिफिट, पर्क, पॉलिसीज चला दी। तो एम्प्लॉय अगर थोड़ा सा कभी कभी अगर अर्जेंसी आ जाती, इमरजेंसी है, तो रुकना ही चाहिए ताकि कंपनी के गोल अचीव हो पाए टाइमली, ना कि उसको अपने इंटरेस्ट को हायर रखना चाहिए। तो फ्योल का मानना था कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब कंपनी के गोल पहले आने चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन। अब अगर एम्प्लॉय कंपनी के गोल पहले रख रहा है तो वो रेम्यूनरेशन भी फेयर लेना चाहिए। तो यही प्रिंसिपल फ्योल ने बोला है, यहाँ पे समझते हैं। एम्प्लॉय शुड रिसीव फेयर एंड रीजनेबल कॉम्पनसेशन फॉर द वर्क दे परफॉर्म। रेम्यूनरेशन में बी मॉनिटरी, सैलरी, बोनस, इंसेंटिव और नॉन मॉनिटरी रिकग्निशन, प्रमोशन, अप्रिसिएशन। फेयर रेम्यूनरेशन इंक्रीजेज एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। अब रेम्यूनरेशन, अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है बेचारा, अगर वो कंपनी के गोल को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है, खुद के गोल्स को, खुद के पर्सनल प्लान को साइड लाइन कर रहा है, तो उसको रेम्यूनरेशन भी तो चाहिए, वैसा फेयर रेम्यूनरेशन भी तो मिलना चाहिए। रेम्यूनरेशन मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। मॉनेटरी होगा तो कैसा क्या मिलेगा उसको, सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा एक्चुअली। और नॉन मॉनेटरी होगा तो रिकग्निशन मिल जाएगा उसको, प्रमोशन मिल जाएगा। रिकग्निशन मतलब पहचान कि अरे वाह, इस एम्प्लॉय ने काम किया है, तालियां बजा दो, इसका अप्रिशिएट कर दो उसको, है ना, प्राउड फील करवा दो उसको, प्रमोशन दे दो, अप्रिसिएशन दे दो। और क्योंकि फेयर रेम्यूनरेशन क्या करता है, एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन को और जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल, अ कंपनी रिवॉर्ड्स एम्प्लॉयज़ हु अचीव देयर टारगेट्स विद बोनसेस एंड अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स। ऐसे कंपनी को उन एम्प्लॉयज़ को प्रेज करना चाहिए जिन्होंने टारगेट्स अचीव कर लिए,
चाहे वो बोनस दे, चाहे उनको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स दे। वो होता है ना एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना दो या कुछ बोनस दे दो, कुछ एप्रिसिएशन दे दो, तो वो एम्प्लॉय के लिए बहुत मैटर करता है। तभी तो वो अपने इंटरेस्ट को साइडलाइन करेगा कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए। तो फेयोल का मानना था कि रेम्यूनरेशन बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन। अब देखो यहाँ पे सेंटर वर्ड से क्या होता है, एक बीच में केंद्रित पॉइंट पे ना, फिक्स्ड पॉइंट पे। इसका मीनिंग देखते हैं फटाफट से। सेंट्रलाइजेशन मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। इसका बेसिकली मीन क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन किसका, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी का। हेनरी फेयोल बिलीव दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली फेयोल का मानना था कि अगर कुछ जो डिसीजन अगर बोले बड़े अथॉरिटी के पास है, तो कुछ फैसलों की जो अथॉरिटी है वो डिसेंट्रलाइज छोटे लेवल पे भी होनी चाहिए। एक वो होता है ना सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए अथॉरिटी लेने का डिसीजन मेकिंग स्किल्स के लिए, कि अगर बड़े फैसले बड़े लोग मतलब बड़े अथॉरिटी मैनेजमेंट ले रहा है, तो छोटे लेवल पे छोटे लोगों जो है मैनेजर्स, वो भी डिसीजन मेकिंग स्किल्स में अपना पार्टिसिपेट, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने चाहिए। ये है एग्जाम्पल देखो, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस आर मेड बाय टॉप मैनेजमेंट, ये तो उन्हीं के द्वारा बनेंगे, वाइल डिपार्टमेंट मैनेजर्स हैंडल डे टू डे ऑपरेशनल डिसीजन। अब ये तो नहीं कि टॉप मैनेजमेंट ही सारे डिसीजंस को संभाल ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत टाइम जाएगा। लेकिन अगर डिपार्टमेंट मैनेजर के पास ही ये भी आ जाए कि फाइनेंशियल डिसीजंस भी वही बना ले, तो वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनके पास वो स्किल्स नहीं है, वो इतने नॉलेजेबल नहीं है। तो ये बोला था कि सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए और साथ में डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल स्केलर चेन। स्केलर चेन इसको पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्केलर चेन रिफर्स टू द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू द लोएस्ट लेवल। बेसिकली स्केलर चेन क्या है, हायर लेवल पे, वो तो ना ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होनी चाहिए कि हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल पे आना चाहिए, ना कि ऐसा कि कहीं भी कोई जा रहा है, एम्प्लॉयज को पता ही नहीं किसको रिस्पॉन्स करना है, कहीं कभी मिडिल के पास पहुंचा है, कभी हायर के पास पहुंचा है, ऐसा नहीं। हायर टू लोअर एक हायरार्की बेस्ड स्केलर चेन होनी चाहिए। इट हैव्स मेंटेन प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन करती है, क्लियरली डिफाइंस रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्टिंग डिसीजंस को, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करती है। एग्जांपल देखो, एन एम्प्लॉय रिपोर्ट्स टू द सुपरवाइजर, द सुपरवाइजर रिपोर्ट्स टू द मैनेजर्स। एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट करेगा, सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर किसको रिपोर्ट करेगा, मैनेजर को, मैनेजर किसको रिपोर्ट करेगा, जनरल मैनेजर को, एंड जनरल मैनेजर किसको रिपोर्ट करेगा, सीईओ को। एक प्रॉपर स्केलर चेन है, प्रॉपर हायरार्की है। अब ऐसा तो नहीं डायरेक्ट सीईओ को कौन रिपोर्ट करने जा रहा है, एम्प्लॉय, ऐसा होता नहीं है जनरली ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि उसके बीच में काफ़ी सारे मैनेजर्स आते हैं, तो ये एक स्केलर चेन फॉलो होती है। तो फेयोल का मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन में ये होना चाहिए ताकि क्लियरली कम्युनिकेशन हो और रिलेशनशिप्स बने रहे, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। आगे देखते हैं कौन सा प्रिंसिपल, ऑर्डर। बेसिकली ऑर्डर भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, नॉट ऑर्गेनाइजेशन से, एक्चुअली प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने से हर चीज़ को। ऑर्डर मीन्स देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक चीज़ का, हर एक पर्सन का प्रॉपर प्लेस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। रिसोर्सेज, मटेरियल्स एंड एम्प्लॉयज शुड बी अरेंज्ड सिस्टमेटिकली टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस वेस्ट। ये जो भी रिसोर्सेज है, मटेरियल, एम्प्लॉयज, ये सब एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अरेंज होने चाहिए, ताकि उससे क्या बड़े इम्प्रूव हो एफिशिएंसी और क्या रिड्यूस हो जाए, वेस्ट रिड्यूस हो जाए। एग्जाम्पल देखो, ऑल ऑफिस फाइल्स आर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, मशीन्स आर प्लेस्ड इन द करेक्ट लोकेशन, एम्प्लॉयज वर्क इन देयर असाइन्ड डिपार्टमेंट्स। तब जाके एक क्या होगा, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक डिसिप्लिन कह लो या फिर ऑर्डर फॉलो होता है ऑर्गेनाइजेशन में। फेयोल का मानना था बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि मशीनरी कहीं भी पड़ी हुई है, रिसोर्सेज कहीं भी पड़े हुए हैं और कोई किसी चीज़ का कोई प्लेस ही नहीं है प्रॉपर, तो इससे क्या होता है, रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। तो उन्होंने माना कि ऑर्डर होना चाहिए। नेक्स्ट इज इक्विटी। यहाँ पे इक्विटी से पता चला इक्वालिटी होनी चाहिए, बाइस्ड फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। देखते हैं मीनिंग, मैनेजर्स शुड ट्रीट ऑल एम्प्लॉयज विद फेयरनेस, काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन, कास्ट और पर्सनल रिलेशनशिप। होता है ना, फेवरेटिज्म करने लग जाते हैं मैनेजर के, भैया हाँ तू तो अच्छा ही काम करेगा, चाहे से वो पर्सन पीछे जाके पॉलिटिक्स कर रहा है, बहुत लोगों का राइट खुद ले रहा है, क्रेडिट है ना, और फिर भी मैनेजर उसको कभी भी ऐसे नहीं बोल रहा कि नहीं तेरी गलती है भैया, ऐसा नहीं। तो फेयोल का मानना क्या था कि इक्विटी होनी चाहिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो कि क्या करता है, इंक्रीज करता है एम्प्लॉय में ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, कि भाई हमारा एम्प्लॉयर तो बहुत अच्छा है, हमें तो ये काम करके ही देना है।
एग्जाम्पल देखो, अ मैनेजर इवेल्युएट्स ऑल एम्प्लॉयज फॉर प्रमोशन बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस रादर देन देयर पर्सनल प्रेफरेंसेस। एम्प्लॉय अगर किसी मैनेजर अगर एम्प्लॉयज को प्रमोशन देता है तो उसको प्रमोशन देना चाहिए परफॉर्मेंस लेवल पे, ना कि उनके पर्सनल प्रेफरेंसेस पर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी। फ्रेंड्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ओवर हियर, इफ you are enjoying this video, if you are finding this video helpful and beneficial, please hit the like button, share this video and subscribe to your own YouTube channel, because this is one of the most important questions from your exam point of view. Mark my words, I am saying you it's true, and because I have also faced the same question in my end semester examination which was for 20 marks literally. प्रिंसिपल को समझते हैं स्टेबिलिटी, मतलब आप एम्प्लॉय को स्टेबिलिटी तो दोगे ना ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे थोड़ा ना कि तू आज काम कर रहे एक महीने बाद तुझे तो निकाल दिया जाएगा। नहीं, फ्यूल का मानना क्या था, एम्प्लॉयज परफॉर्म बेटर व्हेन दे फील सिक्योर इन देयर जॉब्स। एम्प्लॉय कब परफॉर्म बेटर करता है, कब करता है, जब उसको पता होता है भाई मेरी जॉब सिक्योर है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स और अननेसेसरी टर्मिनेशन रिड्यूस एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस एंड प्रोडक्टिविटी। एक अगर बार बार ही ट्रांसफर हो रहे हैं, बार बार ही टर्मिनेट कर रहा है एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर, तो उससे क्या होगी, एम्प्लॉयज की जो कॉन्फिडेंस है, प्रोडक्टिविटी, वो रिड्यूस हो जाती है। देयरफॉर मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड जॉब स्टेबिलिटी व्हेनेवर पॉसिबल। इसलिए मैनेजर को क्या प्रोवाइड करना चाहिए, एक जॉब स्टेबिलिटी जब भी पॉसिबल हो। एग्जाम्पल, अ कंपनी रिटेन स्किल्ड एम्प्लॉयज फॉर अ लॉन्ग टाइम इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग दैम फ्रिक्वेंटली। एक कंपनी भी क्या करती है, स्किल्ड एम्प्लॉयज को लॉन्ग टर्म के लिए रखती है ताकि उनके गोल्स अचीव हो पाए टाइमली, है ना कि उनको रिप्लेस करती है फ्रिक्वेंटली। तो फ्यूल का मानना था स्टेबिलिटी होनी ही चाहिए एम्प्लॉयज की। नेक्स्ट प्रिंसिपल इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स एम्प्लॉयज़ को भी पार्ट मिलना चाहिए, वो भी बोलने के लिए राइट है उनका, वो भी पार्टिसिपेट करने चाहिए डिसीजंस मेकिंग में, उनको भी न्यू आइडियाज़ लाने का राइट होना चाहिए। क्या है देखते हैं, मैनेजमेंट शुड एनकरेज एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव बाय सजेस्टिंग न्यू आइडियाज, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। दिस इम्प्रूव्स क्रिएटिविटी। क्या बढ़ाता है, अगर क्रिएटिविटी बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, एम्प्लॉय मोरल को बढ़ाता है। क्योंकि अगर हम इनिशिएट ही नहीं कर रहे एम्प्लॉयज़ को, बोले तो इसी काम के लायक है, वो भी क्या सोचेगा कि यार मेरे पास भी आइडियाज़ हैं बट मुझसे तो कभी कोई पूछता ही नहीं है कि मैं क्या आइडियाज़ दूँ। हाँ, और ये लोग मुझे इतना मतलब लो फील करवाते हैं, मेरा कोई मतलब मेरी वैल्यू नहीं है, मैं इतना अच्छा काम करके दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैनेजर को सभी एम्प्लॉयज़ को एक साथ बिठा करके उनके आइडियाज़ सुनने चाहिए, वर्क करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी बढ़ती है, वो आगे जाके और अच्छे आइडियाज़ लेकर आता है। अगर इस बार नहीं भी आइडिया आ पाए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, काम करने का मोरल बढ़ता है। एग्जाम्पल देखो, एन एम्प्लॉयर सजेस्ट अ न्यू मेथड टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द मैनेजर अप्रिशिएट्स एंड इम्प्लीमेंट्स द आइडिया। एम्प्लॉय ने सजेस्ट किया कि हम कैसे अपना प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें, तो मैनेजर को उसको अप्रिशिएट्स करना चाहिए और एम्प्लॉय उस आइडिया को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे तू तो लोअर लेवल का एम्प्लॉय है, हम तेरा क्यों सुनेंगे, मैं मैनेजर हूँ, मैं तो मेरा ही आइडिया फॉलो करूँगा, इनिशिएट करूँगा, इम्प्लीमेंट करूँगा। नहीं, मैनेजर को सुनना चाहिए एम्प्लॉयज़ की, ताकि वो चीज़ गो हैंड टू हैंड हो, हैंड इन हैंड जा पाए। इनिशिएटिव लेना चाहिए एम्प्लॉयज से भी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ई स्प्रिट दे कॉप्स टीम स्प्रिट। इसका मतलब बेसिकली है कि पूरी कंपनी में जो एम्प्लॉय बोलते हैं मैंने करा है, ये सब कुछ मैंने, ऐसा ना होकर के हम वाली भावना होनी चाहिए कि हाँ हम करके काम करेंगे और हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करना है। इसका मीनिंग देखते हैं। ई स्प्रिट द कॉप्स मीन्स डेवलपिंग टीम स्प्रिट, यूनिटी, ट्रस्ट, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज में टीम स्प्रिट होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अ स्ट्रॉन्ग टीम वर्क्स मोर एफिशिएंटली एंड क्रिएट्स पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। एक स्ट्रॉन्ग टीम होगी तभी तो वो मोर इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर पाएगी और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होगा। ऐसा तो नहीं है जब एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं नहीं मैं करूँगा ये काम, मैं करूँगा, मैं अच्छे से जानता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तुझे कुछ नहीं आता। नहीं, कोऑपरेशन हो जाना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में और एम्प्लॉयर के साथ में भी। तो ये मैं का ना भाव होकर के हम का भाव होना चाहिए, टीम का भाव होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, एम्प्लॉयज़ कोऑपरेट विद वन अनदर ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सेलिब्रेट द टीम सक्सेस टुगेदर। अगर एक साथ काम करेंगे तो प्रोजेक्ट अच्छा होगा, टाइमली अचीव हो पाएगा, टीम वर्क होगा और बाद में वही सक्सेस को साथ में सेलिब्रेट करेंगे, रादर देन कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है और एट द एंड ना तो गोल अचीव हुआ ना टारगेट अचीव हुआ और वो प्रोजेक्ट गया काम से। तो ऐसा ना होकर के टीम स्पिरिट की भावना होनी चाहिए। फ्यूल
का मानना ये था। तो दोस्तों इसी के साथ 14 प्रिंसिपल ओवर हो चुके हैं फ्योल के। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इन डिटेल मैंने समझाने की कोशिश करी। वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, आप इसको 2x की स्पीड पे देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब टू योर ओन यूट्यूब चैनल MBA शिवानी। आप एक बार इसकी सिंपल ट्रिक का देख लेते हैं, इसको कैसे आप लर्न कर सकते हो इजीली, क्योंकि 14 प्रिंसिपल है, मुझे पता है थोड़ा हार्ड होता है लर्न करना, और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है माइट भी उसके लिए तो बहुत हार्ड हो सकता है। ऐसा नहीं है मैं सबको टारगेट करूँ, नहीं दोस्तों, किसी किसी के लिए मेरे जैसा कोई बच्चा है तो उसके लिए हार्ड होगा। तो ट्रिक बना लेते हैं, देखते हैं क्या है वो ट्रिक। दादू DA, यहाँ पे दद्दू कर लेना है इसको। दादू में DADU होता है, आपको इसको दद्दू करना है। और RSCIT कंप्यूटर का कोर्स है तो आपको RSSCIT करना है यहाँ पे, और OE है ना, OE किसी मतलब कोई भी समझ लेना। अब देखो दद्दू में क्या है, D स्टैंड्स फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, A फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक और D आ गया है जिससे डिसिप्लिन, U यूनिटी ऑफ कमांड, दूसरा U यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो ये दद्दू तो यहाँ पे गया, क्लियर हो गया। अब नाउ RSCIT में RSSS है। R स्टैंड फॉर रेम्यूनरेशन और S क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। एक S का मतलब क्या है, स्केलर चेन। एक S का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। तो तीनों S क्लियर हो गए, तीनों S मैंने इंक्लूड कर लिए। C का मतलब क्या है, सेंट्रलाइजेशन। I यहाँ पे क्या है, इनिशिएटिव। और T यहाँ पे क्या है, टीम स्पिरिट। तो ये RSSCIT RSCIT यहाँ पे खत्म होता है। S वर्ड आपको पता होना चाहिए, S से 3 प्रिंसिपल है, सीधे सीधे क्लियर हो जाएंगे आपको। नाउ O स्टैंड फॉर ऑर्डर, E फॉर इक्विटी, ऑर्डर एंड इक्विटी। तो होप आप सारे प्रिंसिपल दद्दू RSCIT OE ने कवर कर लिए होंगे और आपको ये ट्रिक भी मिल गई होगी, क्योंकि मैंने ये ट्रिक बहुत मुश्किल से सोची बनाई और मैंने भी एग्जाम में सेम ट्रिक फॉलो करी थी दोस्तों, तभी मुझे 14 के 14 प्रिंसिपल बाय हार्ट लर्न हो गए थे। हाँ, काफ़ी लोग बोलते हैं इनको ऑर्डर में लर्न करने की नहीं है, दैट इज अप टू यू टोटली फ्रेंड्स। अगर आपको ऑर्डर में लर्न नहीं करना है, बट अगर आप ट्रिक को फॉलो करते हो तो आपको माइट भी ऑर्डर में लर्न हो जाए, और नहीं भी होता तो चलेगा, क्योंकि आपको एट द एंड 14 प्रिंसिपल से मतलब है, ना कि ऑर्डर से मतलब है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल, मीनिंगफुल एंड वैल्यूएबल एज वेल। इस सारे सिनोनिम थे, मतलब एकदम अच्छा लगा हो वीडियो, मतलब समझ में आया हो। मेरा मेन मोटो ये था। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे प्रिंसिपल्स बाय टेलर के फेडरिक टेलर के प्रिंसिपल देखेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप ये वीडियो भी जरूर से देखेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ में मिलती हूँ अगले वीडियो में। टेलर टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे दोस्तों, राधे राधे।